हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा फॉरेन ट्रेड 1947 से लेके 1990 तक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, हिंदी में बोलेंगे इसको विदेशी व्यापार 1947 से लेकर 1990 तक। तो बच्चों, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, पहले हम ये जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है सिंपल वर्ड में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो क्या होता है फॉरेन ट्रेड का मतलब? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हमारे कंट्री के गुड्स या कोई सर्विस बाहर की कंट्री में बेचे जाते हैं, बाहर की सर्विस में दिए जाते हैं, बाहर के देश में दिए जाते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि इंडिया अपने गुड्स को बाहर के देश को बेचे, या इंडिया के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो बाहर के देश में बिके, या इंडिया के जो लोग हैं अपनी सर्विस बाहर के देश में प्रोवाइड करें। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। और इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देश से कोई गुड्स हम खरीदें। ठीक है, ये बाहर के देश से कोई सर्विस हम लें। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझ में आ गया। यानी सिंपल वर्ड में इंडिया अपने गुड्स को विदेश में बेचता है तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा, और इंडिया विदेश से कोई भी सामान खरीदता है इसको इंपोर्ट बोलेंगे। यानी एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। निर्यात का मतलब हमने अपने देश के गुड्स को विदेशों में बेचा, और आयात का मतलब होता है विदेशों में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वह इंडिया में हम मंगाते हैं। तो बच्चों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझ में आ गया। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसी का नाम दे दिया जाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसी का क्या नाम दे दिया जाता है? फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों, फॉरेन ट्रेड का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। एक देश अपने गुड्स को दूसरे देश में बेचता है और दूसरे देश से गुड्स को खरीदता है, ये फॉरेन ट्रेड कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों, फॉरेन ट्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, बात यहाँ आती है कि हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों, इंपोर्ट हम इसलिए करते हैं, पहले एक बात समझना, हर एक देश हर तरह की गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब हर एक देश हर तरह की गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, और उस कंट्री का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है कई बार उस लायक नहीं होता, उस तरीके से नहीं बना होता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, उस एग्जांपल से ज़्यादा बढ़िया समझ पाओगे। जैसे सऊदी अरब की बात करते हैं, तो सऊदी अरब में क्या है, वहाँ ऑयल के भंडार है, तेल का भंडार है। वहाँ पर जहाँ पर भी ज़मीन खोद दो वहाँ से तेल निकल जाता है। तो ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ज़मीन खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, इंडिया में तेल का नामो निशान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वहाँ ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पे ऑयल बड़ी मात्रा में हो। इसी तरीके से जापान की अगर हम बात करें तो जापान में मछलियाँ बहुत होती है, क्योंकि समुद्र के किनारे बिल्कुल है वो, बाकी कुछ देशों में नहीं भी होता। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना चावल में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, कोई देश गेहूं में बहुत एक्सपर्ट होता है, गेहूं को प्रोड्यूस करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई देश चावल प्रोड्यूस करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो ठीक है, हमारा देश इंडिया मसाले में बहुत एक्सपर्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक देश किसी न किसी गुड्स में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, हर एक देश को किसी न किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में विशिष्टीकरण प्राप्त है, स्पेशलाइजेशन है उनके पास। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक देश सभी गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हर एक देश सभी गुड्स को प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लेते हैं दो देश, एक चाइना हो गया और दूसरा हो गया इंडिया। मान लेते हैं कि इंडिया गेहूं को प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट है, और जो चाइना है ये राइस को प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट है। तो अगर इंडिया गेहूँ में एक्सपर्ट है तो इंडिया गेहूँ पैदा करे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर इंडिया राइस को प्रोड्यूस करना चाहेगा तो इंडिया में राइस की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना राइस में मतलब एक्सपर्ट है, तो चाइना अगर राइस को प्रोड्यूस करे तो चाइना को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर चाइना वीट को प्रोड्यूस करेगा तो वीट को प्रोड्यूस करने की उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। सिंपल वर्ड में, अगर इंडिया वीट में एक्सपर्ट है तो इंडिया को वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर इंडिया राइस का प्रोडक्शन करना चाहेगा तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, महंगा पड़ेगा। और चाइना अगर राइस में एक्सपर्ट है तो चाइना को राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए। चाइना अगर वीट का प्रोडक्शन करना चाहेगा तो चाइना के लिए वीट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, इसलिए इसको ना करे तो बेटर है। तो अब होगा क्या, चाइना राइस का प्रोडक्शन कर लेगा
और इंडिया वीट का प्रोडक्शन कर लेगा। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया चाइना को वीट देगा और चाइना इंडिया को राइस देगा, हो गया फॉरेन ट्रेड। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इंपोर्ट, पहले हम इंपोर्ट के बारे में समझते हैं। इंपोर्ट्स इनेबल ए कंट्री टू ओवरकम हर डोमेस्टिक रिसोर्सेज लिमिटेशन। हर एक देश में जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी कमी होती है और कमी होने की वजह से वो हर एक चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिस वजह से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आगे इसी में बताता हूँ, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमें रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनों का इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों, हमें रॉ मटेरियल का इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती है, तो हमें विदेशों से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से हमें कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें, हमारे देश में बहुत सारी मशीनें नहीं बनती, तो उन मशीनों को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप हो। तो हमें अपने देश की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए विदेशों से मशीन इंपोर्ट करना पड़ता है। हमें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए विदेशों से टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है, आगे इसमें है कि हम जरूरत पड़ने पे अनाज, कई बार हमारे देश में अनाज की कमी पड़ जाती है तो हम अनाज भी वहाँ से विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत से कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होते या हमारे देश में प्रोड्यूस करने की उसकी लागत ज़्यादा आती है, तो हम इंडिया में प्रोड्यूस ना करके उसको विदेशों से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई, हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, अपने देश को डेवलप करना, यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करना। ठीक है, इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी मशीन और विदेशी से कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इंपोर्ट तो मैं बता दिया, अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों तुम्हें एक बात बता दूं कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक्सपोर्ट करने से हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज। जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में, फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अगर हम अमेरिका को अपने गुड्स को बेचेंगे तो अमेरिका हमें फॉरेन करेंसी देगा, मतलब जैसे वो हमें डॉलर देगा, तो डॉलर एक फॉरेन करेंसी हो गई। हम इंग्लैंड को कोई सामान बेचेंगे तो इंग्लैंड हमें डॉलर दे सकता है, या वहाँ पे पौंड चलता है तो पौंड हमें दे सकता है। अगर हम सऊदी अरब को अपने गुड्स को बेचेंगे तो सऊदी अरब हमें डॉलर भी दे सकता है और हमें वो रियाल, दिनार ये भी दे सकता है। वो अपने देश की करेंसी दे सकते हैं या हमें डॉलर भी दे सकते हैं। तो जो वो दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आती है इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी हमारे पास आता है तो अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वजह से हम विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करना है, तो अमेरिका रुपया तो लेगा नहीं, वो साफ मना कर देगा हमें रुपया नहीं चाहिए, वो हमसे डॉलर मांगेगा। तो डॉलर हमारे पास होगा तभी तो हम अमेरिका से कुछ खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डॉलर होना बहुत ज़रूरी है। और डॉलर हमारे पास कहाँ से आएगा, एक्सपोर्ट करने से। अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डॉलर आएगा, और उस डॉलर से हम क्या करेंगे, अमेरिका से कोई सामान या किसी दूसरे देश से सामान खरीदेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट की पेमेंट जो होगी उसी डॉलर में होगी। यानी सिंपल वर्ड में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी जितनी ज़्यादा होगी, हम फॉरेन से, विदेशों से उतना ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, विदेशों से उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें और भी बात बताई गई है कि एक्सपोर्ट करने से हमारे देश के मार्केट का साइज बड़ा हो जाता है। अगर मान लो कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सिर्फ इंडिया में ही बेचते हैं तो हमारे मार्केट का साइज़ छोटा रहेगा। लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसे इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर हमारे मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों, तो तुम खुद सोच सकते हो कि हम लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे। और जब हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमें एक फ़ायदा और मिल जाता है, हमें कई तरह की बचत होने लग जाती है, कई तरह के बेनिफिट्स होने लग जाते हैं, हमारी कॉस्ट नीचे गिर जाती है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है।
तो बच्चों ये कुछ फ़ायदे थे फॉरेन ट्रेड के। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन अब हमें समझना है, देखो फॉरेन ट्रेड हमें, वैसे तो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है फॉरेन ट्रेड 1947 से लेके 1990 तक, 1947 से लेके 1990 तक फॉरेन ट्रेड कैसा रहा। लेकिन बच्चों 1947 से लेके 1990 तक अगर फॉरेन ट्रेड को समझना है तो पहले ये तो समझो कि 1947 में फॉरेन ट्रेड कैसा था। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि 1947 में हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कैसा था, तब तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि 1947 से लेकर 1990 तक क्या चेंजेस आए। चेंजेस तो तब पता चलेगा ना जब तुम्हें पहले वाली बातें पता हो। तो इसलिए हम पहले आज हम पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड कैसा था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 90 तक में क्या चेंज आया। तो बच्चों फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसा था, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं बना देता हूँ। पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया जो था वो क्या था, इंडिया एक्सपोर्टर था। इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था। किस चीज़ का एक्सपोर्टर था, प्राइमरी गुड्स का, प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था। सिंपल वर्ड में बोल दूं बच्चों, प्राइमरी गुड्स को रॉ मटेरियल बोल सकते हो तुम यहाँ पे। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल को ही, इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था। किसको एक्सपोर्ट करता था इंडिया, रॉ मटेरियल को, प्राइमरी गुड्स को। प्राइमरी गुड्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे गुड्स जिसमें भी कुछ काम नहीं किया गया, सीधा उसको खेतों में उगाया गया या कहीं से पैदा किया गया और तुरंत उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, उससे कोई अभी सेकेंडरी वर्क नहीं हुआ। तो इंडिया प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था। प्राइमरी गुड्स में इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था बच्चों, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स के अंदर जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, और इंडिगो हो गया, इंडिगो मतलब नील हो गया, इंडिगो हो गया, रॉ सिल्क हो गया, रॉ सिल्क मतलब कच्चा सिल्क मतलब रेशम, रॉ सिल्क हो गया, वूल हो गया, वूल मतलब ऊन हो गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल निकलते, ऑयल सीड्स हो गए। स्पाइसेस मतलब मसाले हो गए, ठीक है, टी हो गई, ठीक है, इसी तरह से टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इन सबको का इंडिया एक्सपोर्टर था, और इंडिया प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था, और इंडिया क्या था, इंपोर्टर भी था। इंडिया इंपोर्ट भी करता था। इंडिया क्या इंपोर्ट करता था बच्चों, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करता था। फिनिश गुड्स का मतलब हमारे रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड में जाने के बाद उसमें कुछ बनकर तैयार होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और जब वो बनकर तैयार होके कंप्लीट हो जाते थे तो वो इंडिया में बिकने के लिए आते थे। यानी इंडिया में फिनिश गुड्स बिकने आते थे। फिनिश गुड्स में यानी कि फिनिश गुड्स को बोलते हैं तैयार माल। यहाँ से कच्चा माल विदेश जाता था, वहाँ से माल तैयार होकर इंडिया में बिकने आता था। वैसे इसके बारे में पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है। तो बच्चों अगर इसके बारे में हम बात करें कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता था, तो इंडिया इंपोर्ट करता था सिंपली वर्ड में कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स का इंडिया इंपोर्ट करता था। कॉटन के सिल्क, सॉरी कॉटन के या सिल्क के, ठीक है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, या वुल के, वुल मतलब वुलन, वुलन मतलब ऊनी क्लॉथ्स। तो इंडिया कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट करता था, कॉटन के, सिल्क के और ऊनी क्लॉथ को इंपोर्ट करता था विदेशों से। और इंडिया मशीनरी को भी इंपोर्ट करता था, और इंडिया टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट करता था। इन चीज़ों को इंडिया इंपोर्ट करता था, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में इंग्लैंड का पूरी तरह से कब्जा था। यानी कि मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड हमारा सिर्फ किसके साथ था, मोर देन 50% हमारा फॉरेन ट्रेड था ब्रिटेन के साथ। तो बच्चों ये बात समझ आ गई। अब एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, होता क्या था, इंग्लैंड हमारे देश के सारे माल को इकट्ठा कर लेते थे, और वो माल को इकट्ठा करके वो इंग्लैंड भेज देते थे, मतलब ब्रिटेन भेज दिया करते थे।
ब्रिटेन भेजने के बाद अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी तो वो क्या करते थे, बाकी माल चाइना में या श्रीलंका में या किसी दूसरे देशों में भी बेचा करते थे। तो जो हमारे देश में एक्सपोर्ट, यानी कि सिंपल वर्ड में हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का 50% से ज़्यादा बिजनेस किसके साथ था हमारा, सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि ब्रिटेन के हम गुलाम थे। और बाकी जो थोड़ा बहुत व्यापार हमारा था तो इंग्लैंड वाले ही दूसरे देशों से करते थे, और जो प्रॉफिट होता था वो इंग्लैंड वाले लेके चले जाते थे। तीसरे नंबर पर अगर बात करें बच्चों, तो उस टाइम पे हमारे देश में फॉरेन ट्रेड से हमारा सरप्लस आ गया था। जो हमने फॉरेन ट्रेड किया था तो फॉरेन ट्रेड से हमारा सरप्लस आ गया था। कितने का सरप्लस आया था, ये बात कर रहा हूँ मैं 1947 की 31 करोड़ रुपए की। अब ये सरप्लस क्या होता है बच्चों, सरप्लस तब होता है जब हमारे देश में एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से। जब एक देश का एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड हमारा सरप्लस में है। तो उस वक्त हमारे देश में फॉरेन ट्रेड जो था 31 करोड़ के सरप्लस में था, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट इंग्लैंड में ज़्यादा हो गए थे और इंपोर्ट कम थे। तो जिस वजह से कितने का सरप्लस था फॉरेन ट्रेड का, 31 करोड़ रुपए का। तो बच्चों 31 करोड़ रुपए कम नहीं थे, अच्छा खासा सरप्लस हमारे पास जनरेट हुआ था फॉरेन से। एक्सपोर्ट के जरिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा आया था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है। तो अच्छा खासा 31 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी भी हमारे पास आया होगा, ठीक है, और हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस में था, ठीक है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो ज़्यादा रहे इंपोर्ट से। ये एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बच्चों इसका भी फ़ायदा अंग्रेज़ों ने हमें मिलने नहीं दिया, इसका भी फ़ायदा अंग्रेज़ों ने हमें मिलने नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया बच्चों, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये फोर्थ पॉइंट में बता रहा हूँ मैं। जो हमारे देश में एक्सपोर्ट से सरप्लस हुआ था 31 करोड़ रुपए का, अंग्रेज़ों ने इस पैसे से जो कर्ज कहीं से लिए हुए थे उन्होंने उस कर्ज पे ब्याज चुकाने में पेमेंट की। साथ में उन्होंने अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपने देश इंग्लैंड को चलाने के लिए या इंडिया को चलाने के लिए, ठीक है, वो इंग्लैंड को चलाते थे और इंडिया को चलाते थे, तो वहाँ इनको चलाने के लिए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस पैसे को खर्च किया गया। उनको जैसे जैसे कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कोर्ट होते थे वैसे इंग्लैंड में भी कोर्ट होते थे, इंडिया में भी कोर्ट होते थे। तो इन कोर्ट्स को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। उनके पास पुलिस होती थी, उनके फौजी होते, सोल्जर्स होते थे, उनको सैलरी देना होता था, उनको अलाउंस देने होते थे, अलाउंस मतलब कई तरह के भत्ते देने होते थे, कई तरह के पेमेंट्स करने होते थे उनको। तो वो क्या करते थे, उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। इंग्लैंड वालों ने, यानी कि ब्रिटेन ने कई लड़ाइयाँ लड़ी दूसरे देशों से। लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इंग्लैंड को पैसे की जरूरत पड़ी। इंग्लैंड ने इसी सरप्लस का इस्तेमाल उन लड़ाइयों में किया। इंग्लैंड को अपने सोल्जर्स को सैलरी देनी थी, तो इसी पैसे का इस्तेमाल सैलरी और अलाउंस देने के लिए किया गया। अपने पुलिस वालों को सैलरी उन्होंने इसी पैसे से दिया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया कि इंग्लैंड वालों ने इस पैसे का कितना गलत इस्तेमाल किया। और साथ में क्या था, अपने देश के लोगों के लिए, मतलब इंग्लैंड में जो सिविल लोग रहते थे, जो वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग रहते थे, तो इन्होंने अपने देश के लोगों की भलाई पे भी इस पैसे को खर्च किए। सिंपल वर्ड में इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के ऊपर नहीं हुआ। तो बच्चों ये था फॉरेन ट्रेड के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है।